चलिए भाई, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं डिस्टॉर्शन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसको मैंने बेंट रूल में पहले डिस्कस किया हुआ है ना। उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है ये कि जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल में क्यों आता है ना। लोन पेयर इक्विटोरियल में क्यों आता है इसका रीजन मैंने वहां पे अलग बताया था, और उसी का थोड़ा अलग वे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो वहां पे मैंने ये बताया था, पहले पिछला वाला रिकॉल करते हैं। जैसे कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये देखिए, तो अपन बोलते थे ये एक्सियल बॉन्ड है और ये बॉन्ड्स जो है इक्विटोरियल बॉन्ड है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है। क्या आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो वहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करता है, इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कैरेक्टर ही क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक्सप्रेशन क्या है कि टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जहां ज्यादा है वहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक्सप्लेनेशन था बेंट रूल का। ये एक्सप्लेनेशन किसका था? बेंट रूल का। उसी एक्सप्लेनेशन को ये जस्टिफाई कर रहा है कि लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए जो लोन पेयर है वो कहां आता है? इक्विटोरियल में आता है। ये बेंट रूल का एक्सप्लेनेशन था। ठीक, अब मैं बता रहा हूं यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पे देखना कि अगर लोन पेयर एक्सियल पे आ जाता, लोन पेयर कहां पे आ जाता? एक्सियल पे आ जाता, तो क्या होता? यहां पर ज्यादा रिपल्शन मिलता। जबकि लोन पेयर जब इक्विटोरियल पे आया है उसको यहां पर कम रिपल्शन मिलेगा। तो ये एक बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्या है? ये है भाई, बेंट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, ऊपर में एक्सियल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम आती है इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आता है। ठीक, अब कुछ ज्योमेट्रीज दिया हुआ है जैसे कि CO3 2-, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालना है। तो क्या बोलेंगे? कार्बन सेंट्रल एटम है इसमें, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट अकाउंट नहीं करेंगे, +2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 मतलब sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और तीनों के तीनों पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे। अब इसको एक्चुअल में ऐसे बनाए हैं, वो एक्चुअल में ऐसे है CO3 2-, ये ऐसे है CO3 2-, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस चार्ज है। अब वो माइनस चार्ज क्या होते रहता है? तीनों ऑक्सीजन पे घूमते रहता है, इसलिए इसको क्या बना दिए हैं? ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दिए। ठीक, फिर है NO2-। NO2- में सिमिलर है हाइब्रिडाइजेशन, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और 1 नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाय 2 3 आया। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होना चाहिए क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहाँ पर क्या है? बॉन्ड पेयर केवल 2 है, बॉन्ड पेयर 2 है तो इसका शेप क्या हो जाएगा? बेंड शेप हो जाएगा। मैंने वेस्पर थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया है, वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया है ऐसी अंक 20 डिग्री। XeO2F2
ठीक, तो यहाँ पे जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट नहीं करेंगे, ये बार बार मैं बता रहा हूं, बार बार मैं फिर इन्हीं सब क्वेश्चन को जो सेट में आए उसको आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में ले जाके कि कैसे ये क्वेश्चन सेट में आए हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ले जाऊंगा थोड़ी देर में बस। तो ये देखिएगा यहां पर 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d। अब sp3d ये कंडीशन में sp3d है। अब sp3d मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अब बॉन्ड पेयर 4 है, तो बॉन्ड पेयर 4 होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होता है, सीसॉ होता है। यहाँ पे ये एक्सियल पार्ट है, ये इक्वेटोरियल पार्ट है, तो एक्सियल पार्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए हैं, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पार्ट में। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है भाई, फ्लोरीन से कम। कई लोग फ्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आप एक ऑर्डर याद रखना, फुंकल, ऐसे FONCL, ये याद रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये काम आता है भाई। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का। इतना याद रखोगे तो कंफ्यूजन वाला जो होने वाला चीज है वो दूर हो जाएगा आपका, ठीक। फिर ये जियोमेट्री दिया हुआ है IF5 का। IF5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 क्या जाएगा, 6 आ गया, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब 6 कैसे जोड़ते हो सर, तो ऐसे जोड़ लेना, एक s हो गया, 3p 4 हुआ, 4 और 2 6, ऐसे जोड़ता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। अब क्या मैं आपको जो सेट में क्वेश्चन आए हैं उसको करके आपको दिखाता हूं। सेट के क्वेश्चन पेपर में जाते हैं और शेप से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक, ये आया है भाई सेट के एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। चलो, स्टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। BF3, आप BF3 आपके कॉपी में पूरा सॉल्व है भाई, है ना। चलो, आपको दिमाग लगाना है यहीं पे। BF3, अब इतना हम लोग सॉल्व किए हैं कि ना हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप आपको बिना पेन चलाए दिखना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन और शेप उसका बिना पेन चलाए दिखना चाहिए। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, है ना, कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। चलिए आइए, ये देखो BF3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ए का दूसरा, एक मैच, ए का दूसरा, ठीक है, ऐसे कर लिए, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। IF3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। कैसे निकाला मैं, 7 और 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 मतलब sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो तो शेप क्या होता है, टी शेप होता है। क्या होता है, टी शेप, ठीक। इधर देखोगे ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 कैसे आया, इसको ये नया मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा बता देता हूं, देखना। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4, एक नेगेटिव चार्ज, डिवाइड करोगे 2, कितना आ जाएगा, 4 मतलब sp3 और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, मतलब क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। तो C का क्या हो गया, चौथा। XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसको सॉल्व किए हैं और डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 6 मतलब sp3d2। और 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन 6, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोनोवेलेंट एटम, डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 मतलब sp3d2। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए अब इधर देखिए IF7, तो 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, 7
किसका? मोनोवेलेंट एटम। 7 और 7 14, 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 7। 7 मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और सातों के साथों क्या है भाई? बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब ऑप्शन मैच कर लेना। ऑप्शन कैसे मैच करोगे? इधर दिख रहा है ना, ए का दूसरा, ए का दूसरा, दो ऑप्शन में दिख रहा है, ए का दूसरा है ना, इसको अभी हटा देते हैं। फिर बी का पहला, बी का पहला दोनों में दिख रहा है। सी का टेट्राहेड्रा, सी का चौथा, ये यहां सी का चौथा, ये देखो सी का चौथा, ये देखो सी टेट्राहेड्रल, सी का चौथा। अब ये इसमें सी का तीसरा दे दिया है यार, यहीं से ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ये सी का तीसरा दे दिया है ना भाई? सी का तीसरा मतलब सी का तीसरा स्क्वायर प्लेनर बोल रहा है, इसको नहीं होता, यहीं से ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। पहले मैंने कैसे काटा? एक जो एकदम क्लियर मेरे को पता था, एक ऑप्शन से मैंने ऑप्शन काटा ए का दूसरा, तो ए का दूसरा क्या था? ये बी और सी ऑप्शन में था। फिर आगे बढ़ा तो ये ऑप्शन भी मैच किए सामना, फिर मैं तीसरे ऑप्शन में गया, सी का क्या है, तो सी से मैंने इसको क्या कर लिया? अलग कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया भाई। ठीक है, चलिए, तो ये है सेट का एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, हर बार आता है, हर बार, इस बार भी आएगा। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। नाइट्रेट माइनस इस पिरामिडल, मतलब नाइट्रेट इस पिरामिडल वाई अमोनिया इस प्लेनर। क्या बोल रहा है भैया? ये नाइट्रेट क्या होता है? पिरामिडल बोल रहा है, एसर्शन मतलब वो कथन दिया है, और अमोनिया प्लेनर होता है बोल रहा है यार, उल्टा बोल रहा है ना। अमोनिया प्लेनर नहीं होता, क्या होता है जी? पिरामिडल होता है। क्या होता है? पिरामिडल। और NO3 क्या होता है? प्लेनर। कैसे प्लेनर होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 3। 3 मतलब क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जी? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया भैया। इसका मतलब ये क्या है? ये प्लेनर होगा, ये पिरामिडल। मतलब एसर्शन क्या है? गलत है। एसर्शन क्या है? गलत। अब वो बोल रहा है रीजन क्या दिया है? नाइट्रोजन इन NO3 इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है भाई, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाले, क्या आया? sp2 आया। जबकि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। बिल्कुल, तो ये एसर्शन जो है गलत है, लेकिन रीजन क्या है? सही है। तो देखो क्या है, एसर्शन जो है गलत है और रीजन सही है। एसर्शन इज नॉट ट्रू। अच्छे से पढ़ना है ऐसे रीजन को ना, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार करना भाई। एसर्शन इज नॉट ट्रू। कई बार ना नॉट ट्रू भी ट्रू दिखता है, जब हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो जो ये ऐसे क्वेश्चन है हमको गलती करा देते हैं। एसर्शन इज नॉट ट्रू, रीजनिंग इज करेक्ट। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसको मैंने यूट्यूब पे करके डाला हुआ है, लेकिन सारे सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा भाई, आपके लिए रहेगा ये, है ना। चलो, ये हो गया एक क्वेश्चन। और कुछ देखते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। गारंटीड है इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो, अब देखो भैया, फटाफट मिलाओ तो। मैच द फॉलोइंग बोला है, चलो मिलाते हैं, आ जाओ। XeF4 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ए का दूसरा, फट से ऐसा ऑप्शन काटो, ए का दूसरा, ए का, ये ए का दूसरा, तो ये तीसरा दिख रहा है, ए ऑप्शन को काट दो और सी ऑप्शन को काट दो। कौन कौन सा एलाइव है? बी और डी। अब इसमें आते हैं, SeF4। SeF4 ये थोड़ा हमको अजीब सा लग रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। Se कौन सी फैमिली का है भाई? ऑक्सीजन की फैमिली का। O स्टाइल से तेल पॉलिश, ऐसे याद कराता हूं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सेलेनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा? 6 4 10, और यह आ जाएगा 5, मतलब sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और कितने बॉन्ड पेयर है जी? 4 बॉन्ड पेयर। इधर लाल हो गया है तो इधर दिख रहा है ना, दोनों तरफ को यूज कर लेना भाई। कोई पेन चला लिया ना पेपर में, तो एक तरफ गंदा हुआ तो दूसरे तरफ यूज कर लो, यही तो बाइलिंगुअल का वो है भाई, एडवांटेज है आपका। ठीक है,
तो देखो SeF4, तो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सीसॉ होता है। क्या होता है? सीसॉ होता है भाई। लेकिन हमको यहाँ सीसॉ नहीं दिख रहा है यार, सीसॉ नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है, इसका एक और सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको आप ऐसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, ठीक है? चलो अब देखो XeO3, इसको बताऊंगा भाई ना, मैं इसको मैं जान रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं ऑप्शन में और ले जा रहा हूं। ये दोनों को जान रहे हैं, इसको हम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है यार, सीसॉ जैसे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तब कैसे करेंगे? तो उसका ऑप्शन क्या आता है मैं बताता हूं, पहले हम जान रहे हैं उस पर चले जाना, इसको नहीं जान रहे हैं छोड़ दो। तो XeO3, तो XeO3 को सॉल्व करते हैं। तो XeO3 भैया, तो ये 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवैलेंट काउंट नहीं करते हैं, कितना आता है? 4। 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 3 बॉन्ड पेयर है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पिरामिडल। मतलब सी का तीसरा, सी का तीसरा, ए का क्या आया है? दूसरा, और सी का तीसरा। ए का दूसरा और सी का तीसरा, ये दोनों ऑप्शन में वैसी है यार। फिर आते हैं हमारा ऑप्शन, ये देखो सी का तीसरा और ए का दूसरा, यहां भी वैसी है ना, यहां भी हमारा दोनों ऑप्शन अभी भी अलाइव है, और 2 ऑप्शन ए और सी तो कट गए हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं इसमें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 मतलब sp3 और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। डी का क्या होगा? पहला, डी का पहला, देखो डी का क्या हो गया भैया? पहला। अब देखो आपका ऑप्शन बी आपके सामने आ गया भाई, क्योंकि सी और ए कट गया है, ए और सी कट गया है ना, बी और डी अलाइव था, तो ए में 2 था, डी में 2 था। फिर हम बी को क्या छोड़े? कंफ्यूजन में छोड़े हैं, बी को कंफ्यूजन में छोड़े हैं, कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअल में, वो थोड़ा चेंज करके दिया है। अब सी में ये दोनों मैच कर गए, फिर हम अगले ऑप्शन में गए कि डी हमको पता है टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल ही है, तो ये ऑप्शन है पहले में, ये देखो। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया भैया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसको सीसॉ ना बोल के क्या बोला है? वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोला है। सीसॉ ना बोल के क्या बोला है? वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब SeF4 ये ऐसे टाइप का रहता है, ऐसे टाइप का रहता है ना, ये लोन पेयर है। तो वो ये बोल रहा है ये लोन पेयर ना ऐसे है कि ये 4 इससे एटम जुड़े हुए हैं, तो ये टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर को जो हम लोग क्या कर दें? थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दें, ऐसे कर दें। जैसे मैं यहाँ पे लोन पेयर ला लूं, क्या ला लूं? यहाँ पे लोन पेयर ला लूं, कहां पे? यहाँ पे लोन पेयर ला लूं, लोन पेयर यहां लाऊंगा, देखना कहां? यहाँ पे। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे सीसॉ टाइप का होगा। तो इसी सीसॉ की जगह इसको क्या बोल सकते हैं अपन? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। वैसे इसमें नहीं जाते तो भी आपका इस ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें फंस रहे हैं ना, जिसमें फंस रहे हैं उस ऑप्शन को ना लेके आप दूसरे में जाओ। जैसे मान लो मैं तो नहीं फंसता, आप लोग जैसे इसमें फंसते ना, तो आप इसमें जाओ, इसमें जाओ, 3 चीज का ऑप्शन सही हो रहा है ना, जिसमें उसको टिक कर दो यार, ये सही हो गया। ठीक, तो ये हो गया भैया सेट 2018 में आया हुआ और क्वेश्चन। अपन ने और क्या पढ़ा था? 17 में भी पढ़ा था, और कुछ ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्लोरीन का। ClF3 में क्या बताना है? क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट एटम डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5 आएगा। 5 मतलब sp3d। बस आ गया भैया सी ऑप्शन आपका। और क्या चाहिए आपको? बन तो रहा है ना सवाल आपसे, देखो ना, बिल्कुल बन रहा है, ऐसे ही बनेगा भाई, सारे सवाल बनेंगे। बस धैर्य रखिए, और जितना पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से उसको पढ़िए। क्लास छूट जा रहा है, प्लीज उसका वीडियो देखिए, प्लीज उसका वीडियो देखिए। मैं पीडीएफ मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, अभी तक जितना नहीं पढ़ा है उसका भी मैंने 14-15 पेज का पीडीएफ आपको भेज दिया है। मैं पीडीएफ आपको भेजता हूं, आप इमीडिएट प्रिंट करा के रख लीजिएगा। अभी तो कुछ अपन ट्रायल फेसेस में है, मतलब कई लोग डेमो में हैं, इसलिए ना पूरे पीडीएफ नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ना पूरा, जैसे जो बच्चे प्रॉपर क्लास ज्वाइन करके आ चुके रहेंगे कुछ दिन में, 2-4 दिन में, ज्यादा नहीं, उसके बाद हम लोग लगभग सारा जितना हम लोग पढ़ाने वाले हैं उस पूरे पीडीएफ को आपको दे देंगे। आप पहले से प्रिंट करा के उस पीडीएफ को अपने सामने नोटबुक बना के उसको रखिएगा, उसी में अंडरलाइन करना है,
उसी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना है या उस पर जगह नहीं है तो अलग से कॉपी बना लेना, इस डेट में ये चीज पढ़ रहा हूं और उसमें ये चीज एक्स्ट्रा है उसको लिख रहा हूं, बस ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, लिखने विखने में सारा चीज आपको अपडेटेड मिलेगा। ठीक, चलो भाई आते हैं अब अपन वापस से हम जहां पढ़ रहे थे वहां पे, कहां गया यार, हाँ चलो चलिए, इसमें ना बॉन्ड एंगल पहचानने का थोड़ा सा ये तरीका बताता हूं आप लोगों को, बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल, इसको आप लोग लिखेंगे तो लिख लेना जी, है ना, लिखेंगे तो लिख लेना, इसको मैं अलग से करवा रहा हूं, मैं बोर्ड खोल लेता हूं। चलिए अब देखेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल, वेरिएशन ऑफ बॉन्ड एंगल देखेंगे भी कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, हाइब्रिडाइजेशन, ये फ्लो चार्ट बना लेना ना, फ्लो चार्ट बना लेना, नोट्स में नहीं लिखा होगा। तो सबसे पहले फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, क्या फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, साथ साथ लिखते चलिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिए, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिए, मान लो sp sp2 sp3 आ रहा है यार, तो आपको पता है यहां बॉन्ड एंगल 180 होता है, यहां 120 होता है और यहां 109.28 होता है। तो यहां तो आपको पता होगा यार, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना भाई कि sp में 180 होता है, sp2 में 120 होता है, sp3 में ये होता है, यहां आपको तकलीफ नहीं आने वाली। तकलीफ कब आएगी, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन आर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तब क्या करेंगे, चेक लोन पेयर्स, लोन पेयर क्या करना है, चेक करना है ना। तो लोन पेयर चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, है ना ये, अब ये साइन ऊपर मतलब इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगा ना तो बॉन्ड एंगल क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। इसी का एग्जांपल मैं इधर कराता हूं, देखना इसी का एग्जांपल, CH4 NH3 और H2O, यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे दो लोन पेयर, यहां पे कोई लोन पेयर 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, मैं लोन पेयर निकालना आप लोगों को सिखाया हूं। यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28, यहां होता है 107 और यहां होता है 104.5 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों के तीनों में क्या है भाई, sp3 है ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक। लेकिन लोन पेयर का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, sp में 180, sp2 में 120, sp3 में 109,
अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या चेक कर लेना, लोन पेयर चेक कर लेना। लोन पेयर का नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब और भी परेशानी है। परेशानी कैसे, अब लोन पेयर का नंबर भी सेम हो जाए। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम, अब क्या कर लोगे, लोन पेयर का नंबर सेम हो जाएगा तब कैसे करोगे, चलिए ये नोट कर लिए ना, इतना कर लो भाई, नहीं किया हो तो। पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा तो लोन पेयर चेक करेंगे, लोन पेयर का नंबर बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा, ठीक है। अब लोन पेयर का नंबर अगर सेम हो जाए तब क्या करेंगे, उसको मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो आगे बढ़ा रहा हूं। चलो तो अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम increases और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, दो केस बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेंट्रल एटम का इंक्रीज होगा ना तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। जैसे कि देखना H2O, H2SE, H2S, H2S, H2SE, H2TE, यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेंट्रल एटम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन है, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरम, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम का बढ़ रहा था तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। सराउंडिंग एटम का, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब बढ़ने लगता है तो बॉन्ड एंगल उल्टा हो जाएगा यार, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट उल्टा किसके लिए करोगे, सराउंडिंग एटम मतलब उसके सराउंडिंग में जो एटम लगा है, जैसे H2 लगा है सबके सराउंडिंग, ठीक। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं वापस उस पे, लिखना है तो लिख लो इसको, ये भी आता है वेरिएशन। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। यहां पे देखो भाई, ये ना यहां पे आप इसमें आएंगे तो बोलेंगे सर इसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड फास्फोरस का हाइड्रोजन के साथ, ये कैसे कंपाउंड है, ड्रैगो कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है ये, ड्रैगो कंपाउंड है। ड्रैगो कंपाउंड क्या होता है, ड्रैगो कंपाउंड में ना
देखो भाई बताता हूं इसको। ड्रैगो कंपाउंड में क्या होता है, प्योर s एंड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, प्योर s एंड p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। तो ड्रैगो कंपाउंड में ना, जैसे PH3 फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल जो होता है लगभग 90 डिग्री हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है इसमें, 90 डिग्री हो जाता है भाई। मतलब इसमें जो p ऑर्बिटल है ना वो s सच p ऑर्बिटल एक दूसरे से, तीनों p ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 90 पे है यार। p x मान लो, y मान लो, z मान लो, तो इसी से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। ये ड्रैगो कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई, कम होता है। जबकि यहाँ पर pp ओवरलैपिंग होता है, pp ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा फैला हुआ होता है। तो इसको याद रखना, ये आता है कई बार आता है। ये क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है। ड्रैगो ने ये बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, हाइब्रिडाइजेशन को वही यूज करना जहां पर जरूरत है, एकदम हर जगह हाइब्रिडाइजेशन को घुसाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ड्रैगो ने कहा था। ठीक है भाई, चलो। तो ये ड्रैगो कंपाउंड है, लिख लेना, ये ड्रैगो कंपाउंड है, इसको लिख लेना। और इसमें क्या होता है, प्योर p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है। नाम से ही क्लियर है भाई। क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन के, 8 ऑक्सीजन के, 6 8 14, और इसमें एक नाइट्रोजन का 7 तो 2 नाइट्रोजन का 14। इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो जाए, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो क्या हो जाएगा, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज हो जाएगा। ठीक, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए ना भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं। यही लिखा है, व्हेन टू स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, चलो। अब सेम स्ट्रक्चर होता है उसको आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। चलिए भाई, अब आपको देखना है आगे, ये आइसो स्ट्रक्चरल कौन कौन है। तो ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, लीनियर होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। कैसे निकाले हैं इसको, I2 माइनस करके निकाले हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के, 2 मोनोवेलेंट एटम प्लस 1, 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 में 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर। इस कंडीशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन के इस कंडीशन में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर आता है। दोनों क्या है भाई, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक, अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन गिन लो पहले। नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 7 3 10। कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 3, सॉरी कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 3, 6 3 9 और एक नेगेटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस आइसो स्ट्रक्चरल भी है। कैसे आइसो स्ट्रक्चरल है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, पिरामिडल, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, पिरामिडल। मिथाइल कार्बेनायन है भाई, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल होता है। दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में ही 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। क्या है, एक लोन पेयर है। तो उस दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे CH4 दिया है और CCl4 दिया है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चारों के चारों जो पेयर है वो बॉन्ड पेयर है, तो स्ट्रक्चर दोनों का क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये कैसे स्पीसीज है, ये आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, हाइपरवेलेंट स्पीसीज। हाइपरवेलेंट मतलब एक्सेप्शन ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का जो एक्सेप्शन है वो यही है, कौन कौन से, हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट स्पीसीज। लुईस क्या बोलता है, जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड, जब भी कोई कोवेलेंट जो कंपाउंड है उसमें जो ओवरलैपिंग होकर बॉन्डिंग हुई है, उस ओवरलैपिंग के बाद उसके सेंट्रल एटम में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट
कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे बोलता है लुईस। उसी से क्या आया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसी से क्या आया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम इसके पहले O2 का स्ट्रक्चर बनाए थे, O3 का बनाए थे, अमोनिया का बनाए थे। अभी बना के देख लेते हैं। जैसे कि आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे तो 3 ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हैं, है ना, ये 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर ये 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गिनो, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों का सेट इसका कंप्लीट है भाई। अब इसी को अगर किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसी को बोलेंगे हाइपर वैलेंट स्पीसीज। मतलब हाइपर मतलब ज्यादा। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग SF6 में, SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये डॉट डॉट करके है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब 6 फ्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस क्रॉस करके दिखा दी ऐसे। और सारे जो इलेक्ट्रॉन है अब किसका है भाई, वो सल्फर का है, शेयर्ड पेयर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे सल्फर के वैलेंस शेल में, तो कितना हो जाएगा, 6 बॉन्ड बनाया है, तो 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 6 बॉन्ड बनाया, क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितना आ रहा है भैया, 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कैसा है, हाइपरवैलेंट है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि कैसे इसके वैलेंस शेल में कितने, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूछा जा सकता है SF6 में। ऐसे ही आपको XeO4 के इस कंपाउंड में जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूछ दे, तो आप भैया हड़बड़ी में पहला ऑप्शन में वो 8 दे देगा। और आप पढ़े हो कि जीरो गैस जैसे जेनॉन है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, उसको टिक करके आ जाओगे खुश होके। घर में आके देखोगे तो उसका ऑप्शन कुछ और है। तो कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सीखते हैं अपन कि जेनॉन है और ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है भी ऐसे। चलो, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड हो गया भैया, देखो तो कितना बॉन्ड हो गया जी, 8 बॉन्ड हुआ ना, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 मतलब 8 दूनी 16। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 16 इलेक्ट्रॉन। किसके, जेनॉन के। ये भी क्या है, हाइपरवैलेंट स्पीसीज है। ठीक, ये लिखाया हुआ है, when there is more than 8 electron in the valence shell of central atom, then species is known as hypervalent species। XeF2 PF5 किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे XeF2 का मैं बोलूं तो देखो भैया, इसके वैलेंस शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है यार। जेनॉन का कोई भी कंपाउंड लोगे सब हाइपरवैलेंट होगा, क्योंकि उसको पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब 2 बॉन्ड बनाएगा ये और ये, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन है, हाइपरवैलेंट है। ठीक, ऐसे ही PF5 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से 5, और 5 और कौन शेयर करेगा, फ्लोरीन। कितना हो जाएगा, 10। ये भी हाइपरवैलेंट है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। हाइपोवैलेंट भी देख लेते हैं यहीं पे ना, हाइपोवैलेंट एक 8 दिख रहा है। चलो देखो, हाइपरवैलेंट बस को आइडेंटिफाई करो बोला है, तो अपन हाइपोवैलेंट भी कर लेते हैं। हाइपोवैलेंट क्या होता है, जिसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, तो जैसे बेरिलियम क्लोराइड, ये 2 बॉन्ड बनाया है ना। इसके वैलेंस शेल में बेरिलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई इसके वैलेंस शेल में। ये क्या है, कैसा स्पीसीज है ये, हाइपोवैलेंट है। कैसा स्पीसीज, हाइपोवैलेंट, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही बोरॉन का जो भी कंपाउंड होता है BF3 BCl3, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, है ना। और 3 एटम इससे जुड़े हुए फ्लोरीन के, तो ये 3 फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। अब
बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई? 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के वैलेंस शेल में। ये भी क्या है भैया? हाइपोवेलेंट है। इसीलिए ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या बोरॉन ट्राइक्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये क्या होता है? एक लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब ऐसा कंपाउंड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। ऐसा वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। 2018 सेट में ये पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा जो लुईस बेस नहीं है, या कौन सा कंपाउंड लुईस बेस है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्व करेंगे उसको एक आध दिन, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, ये क्या है? परफेक्ट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है CH4। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड और बनाए हैं, 4 और 4 8। अमोनिया भी परफेक्ट ऑक्टेट वाला है, ये भी परफेक्ट ऑक्टेट वाला है। जेनॉन, जेनॉन क्या है? हाइपरवेलेंट। क्लोरीन के वैलेंस शेल में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइपरवेलेंट है। चलो फिर ये क्लोरेट आयन देखिए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 3, 2 5 और 2 7। कितना बॉन्ड बनाता है देख लो। ये डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन से, ये डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन से, ये डबल बॉन्ड तीसरे ऑक्सीजन से, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन से, ऐसे। चलो तो यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल अब गिन लो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2, 2 4, 2 6 और एक 7 बॉन्ड बनाए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यार इसके वैलेंस शेल। तो ये भी क्या है? हाइपरवेलेंट स्पीसीज है। B2H6 ये भी क्या होता है? हाइपोवेलेंट होता है। ये क्या होता है? हाइपोवेलेंट होता है। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें पाया जाता है, सॉरी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें पाया जाता है। B2H6 ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे, तो ये 3 सेंटर होते हैं इसमें। ये 3 सेंटर हुआ, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब बोरान फैमिली डिस्कस करेंगे तब। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं D2H पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं इसमें। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी देख लिए हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस बॉन्ड में स्ट्रेंथ होगा, और जितना ज्यादा उस बॉन्ड में स्ट्रेंथ होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड अगर कमजोर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगा तो उसकी लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी भाई। चलिए अब देखो, इसमें 3 बॉन्ड है यार, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है ना भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड में ज्यादा होगा, 1 2 3। तो इसको नंबर दे दिया गया है 1 2 और 3। तो बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा है? sp वाले में, फिर sp2, फिर sp3 में। साइज और बॉन्ड स्ट्रेंथ इसको हमने पहले भी कर रखा है कि साइज बढ़ते जाएगा तो ओवरलैपिंग कम होते जाएगा भाई। तो यहाँ पे देख लेना, साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ ज्यादा होगा या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ये केस भी हम लोगों ने अभी पहले किया है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। एक्सेप्शनल है, इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सेप्शनल है और इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन के कारण फ्लोरीन और फ्लोरीन में क्या हो रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है। किसका? इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है भाई।
है ना, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। आगे इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्यों साइज कम हो रहा है फिर भी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाता है। देखना आगे, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ने लगता है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इसमें लोन पेयर नहीं आता है। फिर नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, मतलब लोन पेयर अगर दो दो बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बचता है। इसमें 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर बचता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर बचता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, लोन पेयर में रिपल्शन के कारण इधर जाने से साइज छोटा होता है। इधर जाने से क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में साइज छोटा हो रहा है। फिर भी सेम एटम से जब वो बॉन्ड बना रहे हैं तो भी उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, उनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन हो रहा है भाई। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे, क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। N2 मॉलिक्यूल इज केमिकली इनर्ट बिकॉज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। N2 एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, N2 एटमॉस्फेयर, या गाड़ी के टायर्स में N2 भरा जाता है। N2 नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78 या 79% क्या है, नाइट्रोजन है। मतलब अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें 79% क्या है भाई, 79% क्या है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जैसे हम लोग ले रहे हैं वैसे ही बाहर निकल जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे फूड के साथ जाके क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ वो रिएक्ट करता है और हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मसल्स में, और लंग्स में जाने वाला ऑक्सीजन भी ग्लूकोज से इंटरेक्ट करता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हमको एनर्जी मिलती है। जबकि यही काम नाइट्रोजन करता है क्या, नहीं करता। अगर नाइट्रोजन करता तो नाइट्राइड बन जाता हमारे बॉडी में। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन इज क्वाइट इनर्ट, है ना, बहुत ज्यादा इनर्ट होता है। इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए कई बार नाइट्रोजन गैस भी यूज किया जाता है। चलिए आगे आगे आते हैं, अगला देखेंगे। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए देखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंट एस कैरेक्टर जब ज्यादा होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। कॉमन है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा यार। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिक्रीजेस द परसेंट एस कैरेक्टर, ये भी चीज मान लिया। चलो अब क्या है, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। अगर कोई एटम है M, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम जुड़ा है ना, और यहां पर इसके पास एक और क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में परसेंट एस कैरेक्टर को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, चलिए भाई। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एटम जब जुड़ता है ना यहाँ पे, तो इस बॉन्ड का क्या होता है, परसेंटेज कैरेक्टर हो जाता है कम, और
इसके अपोजिट में जो बॉन्ड है वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका क्या हो जाता है, परसेंटेज कैरेक्टर हो जाता है इंक्रीज। तो यहाँ पे वही चीज को समझना है कि अगर कोई एटम से कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम जुड़ता है तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड का परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है, कम। उसके अपोजिट में जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसका परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा ना तो क्या बढ़ जाएगा, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगा। और ओवरलैपिंग के बढ़ने से, ओवरलैपिंग के बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ओवरलैपिंग के बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लगाता हूं, यहां कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है ना, यहां एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है, तो मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अपने बॉन्ड का परसेंटेज को कम करेगा। और अपोजिट में कौन सा बॉन्ड है भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वहां के परसेंटेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इनके बीच ओवरलैपिंग यहां से ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां आएंगे तो यहां ये अपना परसेंटेज कम करके यहाँ के परसेंटेज को बढ़ाएंगे और कार्बन कार्बन का ओवरलैपिंग फिर बढ़ जाएगा। फिर तीन तीन फ्लोरीन लग गए तो अपना परसेंटेज कार्बन और फ्लोरीन का कम करके कार्बन कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे। कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग का परसेंटेज बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, CF3 का। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो लेंथ उसका उल्टा होता है, ऑर्डर का उल्टा क्या होता है, लेंथ होता है। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा क्या होता है, लेंथ होता है भाई। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन कैसा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आया नहीं है लेकिन आ सकता है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आपसे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो मेरी बात सुनना। डाइपोल मोमेंट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, ये पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बताता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आ गया है उसको कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है। ठीक है, हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं लेकिन हर कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। जैसे मैं HCl के बीच का बॉन्ड बोलूं तो ये कोवेलेंट होता है ना, कोवेलेंट होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर। ऐसे ही मैं मान लो PCl बॉन्ड बोलूं, इसमें भी क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर। बॉन्ड कोवेलेंट है लेकिन क्या आ जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर। ऐसे ही ये क्या बोला मैं, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट उसको डील करता है। इसका जस्ट उल्टा परसेंट, या उसमें परसेंट नहीं निकाल सकते, कोवेलेंट कैरेक्टर इन, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इसको कौन डील करता है, फॉयांस रूल डील करता है। कौन डील करता है भाई, फॉयांस रूल। डाइपोल मोमेंट क्या डील कर रहा है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये डील कर रहा है कौन, डाइपोल मोमेंट। इसका जस्ट उल्टा होता है, आगे चल के पढ़ने वाले हम लोग, फॉयांस रूल। फजांस लिखते हैं लेकिन फयांस पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, हम क्या देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये हम लोग देखेंगे बाद में, अभी इसको बीच में नहीं लाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे अपन। तो डाइपोल मोमेंट का उल्टा क्या है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो है फयांस रूल, जहां पर देखते हैं हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। चलिए, अब कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में बढ़ जाता है तो उस जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, आगे इस पे देखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट डील्स विद द आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट bond, it is a vector quantity, it have both magnitude and direction, vector nature represented by
दिस एरो, तो ये एरो से अपन क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका क्या है, टेल वाला पार्ट है, और ये इसका क्या है, हेड वाला पार्ट है। ये टेल वाला पार्ट है और ये हेड वाला पार्ट है, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर होता है। किधर से किधर होता है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव की ओर होता है। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमेशा ये सही नहीं होता है, ज्यादातर यही सही होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन हम लोग फील्ड इफेक्ट वगैरह लगाते हैं तो हमको ये मिलता है कि अगर चार्ज सेपरेशन है तो हम वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, वहां पर क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन को देखेंगे। इसलिए ये लिखा हुआ है कि इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर होगा, ना कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। यहां पर जो ई है वो क्या है, चार्ज सेपरेशन है। ई क्या है, चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है डी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब अगर कोई एटम ए और बी है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं डी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। चलिए अब आते हैं यूनिट्स पे, यूनिट्स पे आते हैं। चलिए, तो इसका यूनिट होता है डीबाई, कूलम सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर। तो जो डीबाई होता है ना जी, डीबाई जो होता है एक्चुअल में ये एक क्वांटिटी लिखा हुआ है और डीबाई लिखा हुआ है। तो मैं आपको डीबाई का मतलब समझाता हूं। डीबाई मतलब होता है एक डीबाई, यही ऐसा यूनिट है। एक डीबाई मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर। 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर। और इसका इसका ये जो क्वांटिटी है वो इतने के बराबर भी होता है। इसको बिल्कुल याद मत करना, इसको बिल्कुल भी याद मत करना। ठीक, ये एक डिवाई का वैल्यू ये लिखा हुआ है, जो वहां लिखा हो यही है। तो एक डिवाई इज इक्वल टू होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर दिख गया मतलब वो क्या हो जाएगा, डिवाई हो जाएगा। ठीक, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो ई वहां पे लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन सेपरेशन यूनिट या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वो होता है 10 टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या वही इक्वल होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू के बराबर। इलेक्ट्रॉन सेपरेशन यूनिट बोलते हैं। ईएसयू मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेपरेशन यूनिट, इलेक्ट्रॉन सेपरेशन यूनिट। ये तो दो चीज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कूलम सेंटीमीटर में अगर आपको पूछेगा, या ईएसयू सेंटीमीटर में आपको पूछेगा तो ये यूज करना ईएसयू वाला। अगर आपको डिबाई में करेगा, डिबाई में पूछेगा तो इसको यूज करके ईएसयू और सेंटीमीटर को, ईएसयू कहां से आ गया, ई से, और डी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ईएसयू सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूं, इसको बनवाते हैं आगे। अब हमको परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। देखिएगा ध्यान से इधर कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दो वैल्यू मिलेगा। आपको क्या वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा। तो इसको ना, ये थ्योरेटिकल, कई बार ऑब्जर्व, इसमें कंफ्यूजन होगा। वैसे ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल ऐसे रहता है, ऑब्जर्व अपॉन एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल। ऐसे देखो कंफ्यूजन होता है, एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, थ्योरेटिकल लिखेंगे, ऑब्जर्व लिखें, ऐसा नहीं। आप हमेशा हमेशा हमेशा, किसी का परसेंट आयनिक कैरेक्टर 100 से ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। किसी का परसेंट आयनिक कैरेक्टर है 20-30, मैक्सिमम 15-16 जाता है, नहीं होता है। तो आप हमेशा क्या करना, आप जब एग्जाम दिलाते हैं, मान लो 50 नंबर का एग्जाम है, कभी आप 50 में 52 ऐसे पाए हैं क्या, कि कोई 50 में से 60 नंबर किसी को कभी पाए थे क्या, कोई नहीं पाए होंगे।
तो हमेशा याद रखना कि इसको हमेशा एग्जाम समझना। क्या समझना? एग्जाम। जैसे कि 300 नंबर का आपका पेपर हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसमें हमने मान लो 240 नंबर लाया। अब कितना परसेंट हो गया इसको निकाल लेना है यार, 100 से गुना कर देना, ये कट गया और ये 3 8 24, 80% आपका आया। अब कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा यार जो 310 नंबर ला लेगा 300 में, ये मेथड ही गलत है। तो आपको कंफ्यूजन से दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको क्या पूछ ले भैया, परसेंटाइनिक कैरेक्टर पूछ ले, तो आप क्या करना, पहले कम वाले को रखना और उसको किससे डिवाइड करना, ज्यादा वाले से डिवाइड करना और उसको 100 से गुना कर देना। आपका क्या आ जाएगा, परसेंटाइनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक, कई बार ये देसी तरीके अपन को यूज करना पड़ता है भाई, जब हम इन चीजों में अपन फंसते हैं, ऑब्जर्व पहले होता है या एक्सपेरिमेंटल पहले, तो हमेशा क्या करना, कम अपॉन ज्यादा कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन दिया है, द डाइपोल ऑफ HCl इज 1.08 dBi, if the bond distance is this, then find out the charge separation। देखो भाई फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखो, तो ये फॉर्मूला है। फार्मूले में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, इसी को बोलेंगे क्या हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इन सब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन डिजिट्स को, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, ये इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। और ठीक है, इनऑर्गेनिक में उतना ज्यादा यूज में नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जैसे ही आएंगे ये सारा चीजें फिर से इंटर कन्वर्जन हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी से वेवलेंथ निकालेंगे, वेव नंबर निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलिए, तो ये फॉर्मूला आ गया भैया, हमको ई निकालना है ना भाई, चार्ज सेपरेशन बिटवीन HNCl। चलो, तो म्यू बाई टी, अब नीचे में एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदले, है ना, तो डी बाई को भी हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो इतना डी था, और एक डी का वैल्यू क्या होता है, ESU सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई, आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट इसको काट सकते हो, देखो 8 को ऐसे काटोगे, माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो ये 10 हो जाएगा, और उसको डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 10.8 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 8 वाट बार में जाएगा, वही दिख रहा है यार ये। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना भाई, करोगे तो ऐसे ही आएगा। चलिए आगे देखो, आप जो मैं बोल रहा था उस पैटर्न का सवाल, क्या बोल रहा था मैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज दिस and inter-atomic distance is this 1.4 angstrom, then find out percentanic character। तो डाइपोल मोमेंट पहले दिया हुआ है, कितना, ये दिया हुआ है इतना ESU सेंटीमीटर होता है, कितना, 0.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है। और आपको क्या दे दिया गया है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब म्यू ऑब्जर्व आपका दिया हुआ है, और E इंटू डी भी दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है यार आपको निकाल लेना है परसेंटाइनिक कैरेक्टर। तो ये ऊपर रख दिए, और एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करेंगे हम लोग, जनरली सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना, तो इसको चेंज किए, देखो 0.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 1.4 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन सेपरेशन यूनिट ESU में कितना होता है। यहां पर ESU क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ऊपर भी ESU है, ये होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, देखो 10 टू द पावर माइनस 8 और 10 टू द पावर माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 18, और ऊपर भी 10 टू द पावर माइनस 18 है, कट जाएगा जी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये
लास्ट में क्या आएगा ये 0.78 डिवाइडेड बाई 6.72। अब इसका निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11.5% आएगा। क्या आएगा 11.5% आयनिक कैरेक्टर होता है किसमें HBr बॉन्ड में। ठीक, तो ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर का ये वाला पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको अगर वेस्पर थ्योरी आप पढ़ लिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हैं, तो आप पोलर नॉन पोलर निकालना भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा, देखना। अब हेनी स्मिथ के फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेनी स्मिथ के फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ भी नहीं है यार, एक फॉर्मूला है 16 इंटू एक्स नहीं है ना, ये काई है। क्या है ये काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी होल स्क्वायर। यहां पे हमेशा काई ए क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और काई बी हमेशा क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ज्यादा वाले एटम का, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कम वाले एटम का। अब बी और ए को कम ज्यादा दे दे, इसको कम दे दे, मान लो 2 दे दिया, इसको क्या दे दे 3 दे दिया, तो भी आप फार्मूले में 3 - 2 ही रखना, क्योंकि हेनी स्मिथ बोला हुआ है भाई कि आप किसमें किसको घटाओगे, हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में घटाओगे तो आपका क्या आएगा भैया परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। बस इसका और कुछ यूज नहीं है। तो वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए एटम और बी एटम का 1.2 और 4.0, देखो मैं बोला वही दे दिया ना, ए का इतना दिया है बी का इतना, तो हमेशा क्या मानना काई ए हमेशा ज्यादा होगा काई बी हमेशा कम होगा। फॉर्मूले में रखोगे भाई 4 - 1.2 और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 - 1.2 जितना आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, जोड़ दोगे, परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ये इम्प्रैक्टिकल है भाई, इतना नहीं रहता है किसी का परसेंट आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड का इतना नहीं रहता है। ठीक, ये सवाल है बस कि 2 एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको देगा और परसेंट आयनिक कैरेक्टर आपसे पूछ लेगा। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट, तो चार्ज सेपरेशन जितना बढ़ेगा, चार्ज सेपरेशन मतलब ई, चार्ज सेपरेशन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे। हाँ भाई, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ज्यादा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, और चार्ज सेपरेशन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल में वेरिएशन, बॉन्ड एंगल जैसे जैसे क्या होते जाएगा कम होते जाएगा दो डाइपोल के बीच, बॉन्ड एंगल दो डाइपोल के बीच जैसे जैसे कम होते जाएगा ना वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या होने लगता है बढ़ने लगता है। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं भैया कि थीटा बॉन्ड एंगल के साथ वेरिएंट कैसे होता है। ठीक, अगर दो डाइपोल के बीच कॉस थीटा मतलब दो डाइपोल के बीच बॉन्ड एंगल, देखिए दो डाइपोल मतलब ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है। ठीक, तो ये μ1 बोले इसको, इसको बोले μ2, दोनों डाइपोल के बीच अगर बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री है, जैसे कि किसमें होता है BeCl2 में होता है मान लो 180, ऐसे ही किसमें होता है CO2 में होता है, ऐसा ही किसमें होता है CH2 में होता है। इसके लिए क्या होना जरूरी है सराउंडिंग एटम का बराबर होना जरूरी है भाई। इसी को मैं कर दूं क्या C डबल बॉन्ड S और C डबल बॉन्ड O, तो इधर का डाइपोल और इधर का डाइपोल मतलब μ1 बराबर μ2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन से अलग आएगा और सल्फर का अलग आएगा। ठीक, तो दो डाइपोल के बीच जब कितना एंगल बन रहा है थीटा 180 है और दोनों डाइपोल का एक्सटेंट मतलब जो एक्सटेंट जितनी मात्रा में वो लग रहा है वो बराबर हो, तब रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं तो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, और cos थीटा में क्या रखेंगे cos 180 की वैल्यू रखेंगे
cos 180 की वैल्यू रखेंगे। मैं पहले केस 0 डिग्री का सॉल्व कराया है, मैं 180 का करा रहा हूं। तो cos 180 की वैल्यू, मैं cos 180 को बोला तो मैं 180 भी बताऊंगा आप लोगों को। देखो ये देखो, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, और सॉल्व करोगे यार, μ1 को रिप्लेस कर देना μ2 से। μ1 को किससे रिप्लेस करना है? μ2 से रिप्लेस करना। तो μ1 के जगह μ2 रख लो, या μ2 के जगह μ1 रख लो। तो ये 2μ1 और ये -1 इधर हो जाएगा, ऐसे है 2μ1 स्क्वायर, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2μ1 स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा म्यू रिजल्टेंट आपका 0। तो दो डाइपोल के बीच जब एंगल, दो सेम टाइप के डाइपोल के बीच एंगल 180 का होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, उनका रिजल्टेंट 0। इसीलिए लीनियर कंपाउंड मतलब CO2, BeCl2, CS2 ये क्या होते हैं? डाइपोल मोमेंट 0 कहने का मतलब क्या होता है भैया? वो कंपाउंड नॉन पोलर है। क्या है वो कंपाउंड? नॉन पोलर है, उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब इसी से रोटेशनल का क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट विल गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। दैट्स ऑल। तो आपको रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा ऐसे दे दे, अब जिसको बेसिक ही नहीं पता वो कैसे बनाएगा यार रोटेशनल एक्टिव। रोटेशनल एक्टिविटी के लिए क्या देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है। अब जान गए कि लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें दो डाइपोल के बीच 180 का एंगल है, वो तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब वो रोटेशनली एक्टिव नहीं होगा। रोटेशनली एक्टिव नहीं है मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो नहीं देगा। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इसका एप्लीकेशन है। दूसरा हम लोग आते हैं दूसरे केस पे, इसका 180 डिग्री पे होगा तो क्या होगा? दोनों के बीच का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आता हूं दूसरे केस पे। तो दूसरे केस पे मैं आऊं तो दूसरे केस पे अगर दो डाइपोल के बीच, अगर दो डाइपोल के बीच, दो डाइपोल के बीच एंगल कितने का हो जाए भैया? 120 का हो जाए। कितने डिग्री का हो जाए? 120। तो 120 का वैल्यू रखना। cos 120 का वैल्यू होता है -12। cos 120 का वैल्यू होता है -12। तो ये आता है 1 म्यू के बराबर। 1 म्यू के मतलब अगर यहाँ पर μ1 है, ये डाइपोल μ2 है, और तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा? ये μr आएगा। और ये म्यू रिजल्टेंट दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों μ1 और μ2 बराबर है, तो म्यू रिजल्टेंट μ1 इज इक्वल टू μ2। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो, इसका एक्सटेंट बोला 1.2 डिवाई है, और इसका भी रिजल्ट मतलब इसका जो एक्सटेंट बोल रहा हूं μ2 1.2 डिवाई है, ये भी 1.2 डिवाई है। तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? 1.2 डिवाई ही होगा यार। क्या समझे? दो सेम डाइपोल जब एक दूसरे से 120 के एंगल पे होगा तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा? उतना ही होगा जितना दोनों है। बस ये हमको समझना था। अब देख रहे हैं एक और वेरिएशन, एक और वेरिएशन। इसमें दो डाइपोल के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाए। दो डाइपोल के बीच एंगल 0 डिग्री कब होगा भैया? जब दोनों डाइपोल क्या हो जाएंगे? पैरेलल। μ1 इज इक्वल टू μ1 इज पैरेलल टू μ2। तो दोनों के बीच थीटा क्या है? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 2 म्यू। मतलब अगर दो डाइपोल के बीच 0 डिग्री का एंगल है तो डाइपोल का एक्सटेंट क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। अगर दो डाइपोल के बीच कितने का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा? उसका एक्सटेंट क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। ये 3 केस मैंने बताया डाइपोल मोमेंट के। क्या बताया? 3 केस मैंने बताया डाइपोल मोमेंट के। चलिए आप ना परफेक्ट ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट 0 कैसे होता है ये सिखाता हूं मैं आपको। चलो तो सबसे पहले मैं ट्राइगोनल प्लेनर में सिखाता हूं। लीनियर में सीख लिया, ट्राइगोनल प्लेनर में देखना। ये BF3 देखो भाई, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं इसका डाइपोल मोमेंट 0 कैसे होता है। ये एक डाइपोल मान लिया, ये एक डाइपोल मान लिया, μ1 है और ये μ2 है और ये
μ3 है। अब तीनों फ्लोरीन है यार और बोरान एक जगह है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, μ1 और μ2 का रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये किसके बराबर होगा, μ1 के बराबर। अब देखो ना ये जो रिजल्टेंट है, सॉरी ये जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, μ1 या μ2 के बराबर। अब ये जो इसका रिजल्टेंट है ये इस डाइपोल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, ये 180 का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट डाइपोल और इसके पीछे का जो डाइपोल है इन दोनों के बीच 180 का एंगल है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी से। अब ये डाइपोल और ये डाइपोल के बीच 180 का एंगल है और दोनों का एक्सटेंट है सेम, इसलिए इस ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। क्या होता है भाई, जीरो। कई लोग होता है ये जानते हैं लेकिन ऐसा एक्सप्लेन मतलब पूछोगे तो नहीं बताते, होता है ना यार जीरो। अब आपको मैं बताता हूं बेहतरीन केस इसमें टेट्राहेड्रल में जीरो कैसे होता है। देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आपकी ओर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आपकी ओर। और इन दोनों का रिजल्टेंट ये जो मतलब हॉरिजॉन्टल है ना उसका रिजल्टेंट आपकी ओर, और ये वर्टिकल है उसका रिजल्टेंट जस्ट मेरी ओर होगा। ये इधर आपकी ओर, ये मेरी ओर, और ये आपके ओर जो एक लाइन जा रहा है और मेरे ओर जो डाइपोल आ रहा है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180। इसलिए परफेक्ट टेट्राहेड्रल में भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ऐसे ही परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे बॉन्ड अगर सेम है, देखो सारे के सारे ये दोनों के डाइपोल के बीच 180 का एंगल, इन दो डाइपोल के बीच 180 का एंगल, इन दो डाइपोल के बीच 180 का एंगल, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये ट्राइगोनल प्लेनर है, पहले तो ट्राइगोनल प्लेनर का डाइपोल मोमेंट तो अपने आप में जीरो होता ही है, प्लस ऊपर और नीचे सेम एटम लग गए तो भी ये इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच, ऊपर वाले और नीचे वाले डाइपोल के बीच कितने का एंगल है, 180 का एंगल है, इसलिए इसका डाइपोल भी जीरो होता है। क्या समझे कि अगर कोई स्ट्रक्चर परफेक्ट है, सराउंडिंग एटम सारे के सारे क्या है, सेम है, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। देखिएगा आप लोग इधर देखो भैया, ये लीनियर है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट जीरो, BF3 डाइपोल मोमेंट जीरो, CH4 डाइपोल मोमेंट जीरो, PCl5 जीरो, SF6 जीरो, IF7 जीरो, XEF6 का डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्या है भैया, वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है वो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर, और जो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। CO2 का जीरो, COS का जीरो नहीं होता है। COS का जीरो, ये देखो डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड S, तो यहाँ जीरो है और यहाँ पर जीरो नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो ये डाइपोल और ये डाइपोल के बीच 180 का एंगल तो है, लेकिन जो ये μ1 है ना इज नॉट इक्वल टू μ2, इसलिए कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। ठीक, अब ये बाकी के जो क्वेश्चंस है आप लोग एक बार देख के रखिएगा, इसको मैं कल के क्लास में सॉल्व कराता हूं। यहां से है ना 10वां नंबर से लेके ये बाकी थोड़ा सा बस बचा हुआ है, इसको मैं कल के क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। जिनका भी क्लास छूटा हुआ है प्लीज वो रिकॉर्डेड वीडियो देखिए और वापस से क्लास में आइए।